हमने उसे आगे कर दिया क्या? इमरान खान ने नहीं कहा चलने के लिए, हमने उसकी स्वागत करनी है। अब आप लोगों ने ये वादा करना है जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। वहाँ से जो ये अपने सूबे में खुद आ रहे थे वहाँ पे इन पे कातिलाना हमला हुआ, डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए गोलियां मारी गई। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है। मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज हुई है तो हमें कम से कम बता दें। मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। सलीम गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। तो अगर गिरफ्तारी का इतना खौफ है तो सियासी तरीके ऐसे नहीं चलते। ने और रेंजर्स ने 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही 3 सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल यह है कि गंडापुर और बुशरा बीबी को फरार होने में मदद किसने दी? क्या वो स्टेट की मदद से फरार हुए हैं या अपने तौर पे वो इस्लामाबाद क्रॉस करके मानसेरा पहुंचे? एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 278 लोग मारे गए, फिर एक क्लेम है कि 50 लोग मारे गए, फिर एक क्लेम है कि 20 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हैं। अगर ये लोग मारे गए हैं तो कहां पे है? अगर ये लोग जख्मी हैं तो कहां पे है? कि गवर्नमेंट ने इनको गायब कर दिया है? और तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया है कि हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब है ये कि दोबारा आएंगे। अब अगर दोबारा आएंगे तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? ये भी सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इनसे वो सारे सवाल करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा गंडापुर साहब और बुशरा बीबी चले गए तो इस्लामाबाद तो हर तरफ से बंद था, तो कैसे निकल गए? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने अरबों रुपए का नुकसान पीटीआई करके गई। और अगर आप पीटीआई की सियासत का एक पैमाना लें कि जब पीटीआई इस्लामाबाद आ रही थी तो स्टॉक मार्केट तकरीबन 400 पॉइंट गिर गई, ठीक। और जब पीटीआई भागी है 4000 पॉइंट, 4000 पॉइंट, और जब पीटीआई यहाँ से भागी है तो कुछ 4500 पॉइंट वो चढ़ गई है, ठीक। तो इससे आप देखिए कि उनके आने से तकरीबन 480 अरब रुपए का नुकसान हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, और उनकी पिस्पाई से और उनके भागने से 500 अरब रुपए का मुनाफा हो गया, उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट में। ये एक ट्रेंड है कि पीटीआई की सियासत मुल्क के लिए मनफी है या मुस्बत है। उनकी चढ़ाई मुल्क के लिए मनफी है, उनकी पिस्पाई मुल्क के लिए फायदेमंद है। तो ये लोगों को अंदाजा हो सकता है। अब यह है कि देखिए, अब पीटीआई का डायलेमा यह है कि पीटीआई पहले थी बानी पीटीआई के हाथों में, अब एक नई शख्सियत पैदा हो गई है जिन्हें आप कह सकते हैं सुप्रीम बानी, ठीक। चूंकि वो सुप्रीम बानी का हुक्म बानी पीटीआई को ओवररूल कर सकता है। आप बुशरा बीबी की बात जी। लेकिन देखिए सर, सब खवातीन ने तहरीक चलाई, कलसूम नवाज साहबा ने तहरीक चलाई, बेनजीर भुट्टो साहबा ने तहरीक चलाई, बेगम भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई, वली खान साहब की जो बेगम उन्होंने चलाई। तो बेगमात चलाती है सर तहरीक, लेकिन इस तरह की नहीं ना चलाती कि वो कौम को कहें कि मैं आखिरी खातून होंगी जो वहाँ से हटेगी, और फिर आप और वजीर आला ऐसे दुम दबा के भागे हैं कि वो कारकुन बेचारे पुलिस के रहमो करम पे छोड़ के आप एक खुफिया तरीके से या खामोशी के साथ महफूज पनागाह पे चले जाएं। ये गवर्नमेंट की मर्जी और मदद के बगैर वो यहाँ से जा नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त क्योंकि पूरी सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट थी वो उस मॉब के लिए थी। पीस सहावा का रास्ता रोका हुआ था गवर्नमेंट ने, तो वहां से कैसे वहां पर कोशिश की, इनके चेज किया, लेकिन इनके मुहाफिज काबू में आए, ये लोग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको उन जराइम का सामना करना पड़ेगा जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोगों को शहीद किया गया, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया। आज आईजी बता रहे थे पुलिस में कि सैकड़ों उनके जवान हैं जो जख्मी हैं और कईयों को बुलेट इंजरीज भी हैं।
तो ये तो एक मुसल्ला जत्थे के तौर पर आए थे जिनका मकसद था कि इस्लामाबाद में एक ये कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करें, यहाँ से कोई 200-400 जनाजे उठा के लेके जाएं। अब ये जो कह रहे हैं कि जी 278 बंदे मर गए और हम हर एक को 1 करोड़ रुपया देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये वजीर आला ने अपनी फंड रेजिंग का एक खाता खोल लिया है कि 278 बंदों के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए के चेक इशू करेंगे और 2 अरब 78 करोड़ रुपया जेब में डाल लेंगे या पीटीआई के फंड में चले जाएंगे। तो ये इस तरह के झूठे अफसानों से अपनी सिर्फ खिफत को बचाने के लिए, वो शर्मिंदगी से बचने के लिए कि ये मौके से भाग गए और फिर ये जब भागे तो इनके कारकुन भी पिसपा हुए और वो भी दौड़े लगा के भागे, वो जो शर्मिंदगी थी उससे बचने के लिए अब एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इतने बंदे मर गए, जो सरासर झूठ है। और ये झूठ पीएचडी की हुई है पीटीआई ने, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों ने इस पर एतबार नहीं किया और ये खुद ही रुसवा होंगे। ओके, एक सवाल है जिसके बाद वक्फा लेना है। सवाल ये है कि कितने लोग मरे, और अगर ये क्लेम किया जा रहा है 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 278 लोग हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए? और जो लोग जख्मी हैं वो क्यों है? और तीसरा सवाल ये, क्या वाकई गोली चली है या नहीं चली? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसे सब कितने लोग मारे गए, क्या गोली चली या नहीं चली, जख्मी है तो कहां है? देखिए, कोई इसमें हकीकत नहीं है। जो लोग शहीद हुए वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, और वो इनके सफ़ों के अंदर मुसल्ला लोग थे। आपने टीवी के ऊपर फुटेज देखी है कि पीटीआई के जुलूस में जो शामिल लोग हैं, ना सिर्फ ये कि वो फायरिंग कर रहे हैं, उनके पास फायर आर्म्स हैं, बल्कि वो बड़े मुनज़्ज़म थे, जिससे यूं लगता है कि ये केपी की पुलिस के या तो जवान ट्रेंड लेकर आए थे जो आंसू गैस के शेल वापस पुलिस के ऊपर फायर कर रहे थे और बड़े प्रोफेशनली कर रहे थे। ये दरअसल एक सूबे का ऐलान बगावत था वफाक के खिलाफ और दूसरे सूबे के खिलाफ, और ये इसलिए एक टेस्ट केस बनना चाहिए कि अगर इस पे कोई नरमी बरती गई तो कल को कोई और सूबा जो है उसका वजीर आला अपने मुतालबात के लिए एक लश्कर लाएगा, हम कोई 8वीं या 6ठी सदी की एक रियासत बन जाएंगे कि जिसका जितना बड़ा लश्कर है वो दारुल खिलाफे पे कब्जा करे और अपनी मनमानी करे। गंडापुर साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये जो इनके जराइम है इसके ऊपर इनके मुकदमात होने चाहिए, और जितने पुलिस के अहलकार शहीद हुए हैं उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी पीटीआई की क़यादत के ऊपर जाती है कि जिन्होंने अपने लोगों को उकसाया, मुश्तिल किया उनकी फायरिंग से, और उनके ज़रिए ये शहादतें हुई सिक्योरिटी के लोगों की। और इनके जो कारकुन हैं, आप देखिए कि वो पुलिस के रहमो करम पे छोड़कर जेलों में। अब 9 मई को क्या हुआ, इमरान खान साहब एक तरफ, बुशरा बीबी एक तरफ, कई स्टूडेंट थे जिनको इन्होंने बलवे पे लगाया, उनका तालीमी कैरियर तबाह हो गया। कई कारोबारी लोग थे, दुकानदार थे या आम मिडिल क्लास के लोग थे, उनके कैरियर्स तबाह करा दिए, उनको जेलों में डलवा के, खुद मजे से बैठे हुए हैं। लेकिन सर देखिए, आप मुकदमे बहुत बना रहे हैं, आज भी 8 नए मुकदमे बने हैं, लेकिन जब गंडापुर को गिरफ्तार होने का वक्त आता है तो आप उनको बिल्कुल सेफली वापस जाने लगते हैं, बल्कि वो 12 जिले फिर के घूम के पेशावर पहुंच जाते हैं और आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। इस बार अगर गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी आए, तो क्या आप उनको गिरफ्तार करेंगे? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके मुकदमों में अगर उनकी दरकार दहशतगर्दी के मुकदमे जी उनकी अगर मतलूब होंगे तो यकीनन जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त तो मेरे नज़दीक ज़ाती राय में जो केपी की हुकूमत है वो एक मुल्क के लिए ख़तरा बन गई है, इसलिए कि आप देखिए कुरम के अंदर, पारा चिनार के अंदर तकरीबन 100 हलाकतें हो चुकी हैं और वो एक मैदान जंग बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि वजीर आला का कोई ध्यान है, कोई वहां पर काबीना का कोई ध्यान है, कोई उनके एजेंडे पर है कि हमने कुरम के अंदर, पारा चिनार के अंदर अमन कायम करना है? उनके अपने जो जिले हैं साउथ के, वहां पर शाम के बाद लोग कहते हैं कि जी लोग घरों में चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। जिस सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल हो और उस सूबे की हुकूमत कई महीने से या हफ्तों से सिर्फ इस बात की प्लानिंग कर रही हो कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कैसे करनी है, मेरा ख्याल है कि वो अपना हक हुक्मरानी कायम नहीं रख सकती, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। मेरी जाती राय में इसका फैसला सीनियर लीडरशिप ने करना है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन्हें उस आग से बचाना है जिसमें कि पीटीआई ने उन्हें झोंक दिया है, चाहे वो पारा चिनार कुरम है, चाहे वो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
तो इस हुकूमत के साथ तो ये काम मुमकिन नहीं है कि वहां अमन हो सके। इनके तो और मशागल, तो गवर्नर राज के अलावा ऑप्शन कोई नहीं जी मेरे नजदीक तो इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर जरूर हमारी क़यादत को सोचना चाहिए। और आपका मुतालबा है ये बेसिकली? मैं जाती मेरी राय ये कि अब इट इज ए फिट केस, एक सूबाई हुकूमत नारकी करे, एक सूबाई हुकूमत वफाक के ऊपर चढ़ाई करे, एक सूबाई हुकूमत अपने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए, उसके अपने सूबे में जंग लगी हो, कत्ले आम हो रहा है, उसको कोई उससे परवाह ही नहीं है, तो ऐसी हुकूमत को बरकरार रख के तो आप खैबर पख्तूनख्वा में मजीद आग और खून की होली को कितनी देर और दहशत गर्दी को पनपने का मौका दें? अच्छा, गंडापुर साहब का ऐलान है कि ये तहरीक खत्म नहीं हुई और ये धरना जारी है, और मुझे लगता है वो दोबारा आएंगे, और अगर अगली मरतबा आए तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए, पहले भी आए थे ना, फिर दूसरी दफा आए थे और भाग गए। ये फाइनल कॉल है वैसे, उसके बाद फिर हो सकता है एक और फाइनल कॉल है। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों में कोई एपिटाइट नहीं है कि आपने देखा है कि क्या पंजाब से कोई निकला, क्या सिंध से कोई निकला, क्या बलूचिस्तान से कोई निकला, क्या जीबी से कोई निकला, क्या आज़ाद कश्मीर से कोई निकला, तो क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए? इसलिए कि हुकूमत की छतरी के नीचे इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को लोगों में पैसे बांट कर, अफगान के मुहाजिरीन जो लोग हैं उनको लाकर, दिहाड़ीदार लोगों को लाके, ठीक है साथ में कोई 2-4 हज़ार इनके अपने कारकुन भी होंगे, लेकिन जो बाकी ये भर्ती का क्राउड लाए थे, अगर ये कारकुन सारे होते तो यहाँ बैठे होते। आपको रात को एक बंदा भी नजर नहीं आया कि जो बैठा हो यहाँ पे, सब भाग गए। अच्छा, वैसे आप खुद वजीर दाखिला रहे हैं, ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब से क्या ये उनसे गलती नहीं हुई कि वो लोग वहां से चल के यहाँ इस्लामाबाद पहुंच गए? कामयाबी तो आपकी ये थी कि आप उन्हें इस्लामाबाद में एंट्री ना होने देते, लेकिन जब वो यहाँ पहुंच गए तो इसका मतलब गवर्नमेंट का तो फेलियर है ना फिर। देखिए, जिस किस्म की उन्होंने मज़ामत की और वो लेस थे असले के साथ और उन्होंने फायरिंग की सिक्योरिटी के ऊपर, अगर वहां पर उनको रोका जाता तो यकीनन सिक्योरिटी के इदारों को भी उन पर फायरिंग करनी पड़ती, जिससे कि अंदेशा था कि नुकसान हो सकता था इंसानी जानों का। हमने अगर लोगों को खुदा ना खास्ता मारना ही होता तो फिर इस्लामाबाद ये पहुंच ही ना सकते। हमने तो इसलिए इनको ये एक काइंड ऑफ सेफ पैसेज कह लीजिए इन्हें मिला कि हुकूमत ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और हम भी जानते थे कि ये यहाँ से जनाजे उठाने आए हैं, ये एहतजाज करने नहीं आए, ये अपनी साख को एक सहारा देने के लिए, सियासत को सहारा देने के लिए इसलिए आए थे कि हम यहाँ से कुछ लाशें उठाएं, जनाजे उठाएं और उसके बाद मजलूम बने। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हो सका, बल्कि उल्टा ये बेइज्जत होके और बहुत ही जिसे कह लीजिए कि मजाका खेज तरीके से दौड़ते हुए यहाँ से भागे हैं, जिससे अब वो इनकी अपनी पार्टी में डिबेट शुरू हो गई है कि बगैर सोचे समझे इनकी अपनी क़यादत इन पर तनकीद कर रही है कि किस किस्म की कॉल थी और किसने फैसले किए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि क्लेम किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लाशें गिरी और एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है, इसका सबसे ज्यादा अरकान असम्बली के अंदर उनके हैं, और अगर उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है तो एक कमीशन नहीं बनना चाहिए जो इस चीज की तहकीकात कर सके, क्या बाकी लोग मरे? अगर कमीशन बना तो उसको कौन मानेगा? आप यकीन दिलाते हैं कि ये मानेंगे? नहीं, अगर सर वो माने या ना माने, आपको तो बनाना चाहिए। लेकिन हम तो तब बनाए ना कि अगर हमें मालूम हो या शक हो। आपको पता है कि वजीर दाखिला ने ओपनली कहा है कि भाई कोई 2-4 नाम ही, 8-10 नाम ही बता दो जो बंदे मरे हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स ने क्लैरिफिकेशन इशू की है कि हमारे पास कोई डेड बॉडीज नहीं है। तो अब इसके बाद किस बात पे इनको स्कैंडलाइज करने के लिए एक ईंधन दे दें कि ये उसको सियासत करें उसके ऊपर? ये तो सिर्फ अपनी एम्बेरसमेंट को, शर्मिंदगी को धोने के लिए इस किस्म के मजाका खेज क्लेम करें। और जैसे दूसरे मैंने कहा कि पैसा खाने के लिए कि 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करके अगर 278 कह रहे हैं वो, तो सीधे सीधे आप समझे 2.25 अरब रुपए उनकी जेब में चले जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैसे क़यादत कहाँ चली गई थी? क्योंकि आखिर में लग रहा था कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब रह गए, इसके अलावा कोई शख्स उनके जलसे में या उनके धरने में नहीं पहुंचा। तो आपने क्यों क़यादत को रोका कि वो वहां तक ना पहुंच सके? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उनको पहुंचाती वहां पे। क़यादत रोके जाने से तो नहीं ना रुकती। देखिए, वो जो रोक दिया था गवर्नमेंट ने, जो सियासी लोग हैं वो इससे मुत्तफिक नहीं थे, और मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर ये बड़ी डिबेट हो रही है। जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं वो समझते हैं कि ये इंतहा पसंद लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे बानी पीटीआई के फैसले और सुप्रीम बानी पीटीआई के फैसले ये पार्टी के मुस्तकबिल को एक बंद गली में लेके जा रहे हैं, बल्कि चली गई है। और यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा पार्टी का, बल्कि अब पार्टी की बहुत बड़े इसके कीमत है जो उसे चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट शायद पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती। अभी पार्टी पे पाबंदी की कोई तजवीज़ सामने नहीं, लेकिन जैसे
आपको मालूम है, मैंने कहा कि जो इनकी हुकूमत के जो कार्रवाइयाँ हैं वो यकीनन आइन इस बात का बड़ी सराहत के साथ वहाँ पर गुंजाइश पैदा करता है कि अगर किसी सूबे में ये देखा जाए कि वहाँ हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही और आइनी अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर सक रही, तो वहाँ पे गवर्नर की एडवाइस के ऊपर देखिए वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट्स हो जाएंगे फिर पाकिस्तान में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है ना, जहाँ अगर हम मरकज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मरकज़ में वो हिस्सेदार नहीं है, वो कोलिशन पार्टनर है और इसमें लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका गवर्नर है। हुकूमत जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है और जो भी वहाँ पे सेटअप होगा वो एक इंटरम सेटअप होगा और हम कोशिश ये करेंगे अगर इन केस ऐसी नौबत हुई कि वहाँ पर ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए, लोगों को अमन दिया जाए और एक गुड गवर्नेंस दी जाए। इस वक्त तो आप मुझे बताइए केपी के सिर्फ आप एक मिसाल ले लीजिए, पेम्स हॉस्पिटल चले जाएं और पेम्स हॉस्पिटल से मरीजों की तादाद निकाल लें, 60% मरीज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से इलाज कराने पेम्स आता है। भाई अगर आपकी 10 साल हुकूमत रही है, अस्पताल आपने बनाए होते हैं, सेहत होती, तो कोई लोग वहाँ पे पेशावर से क्यों आते हैं पेम्स से इलाज कराने इस्लामाबाद में? ठीक है, ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शुएब शाहीन साहब और मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शुएब साहब ये फरमाइएगा, अभी तक एक कन्फ्यूजन है कि कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए। एक क्लेम यह किया जा रहा है कि 278 लोग मारे गए हैं और ये क्लेम कर रहे हैं लतीफ खोसा साहब। फिर मरवत साहब क्लेम कर रहे हैं कि 50 लोग मारे गए हैं। फिर सलमान अकर राय साहब कह रहे हैं कि 20 लोग मारे गए हैं। तो ये पहले क्लियर करें कि कितने लोग दुनिया से चले गए हैं, कितने जख्मी आपके? देखें, पहली बात तो यह है कि जब कल दिन में शहादतें हुई हैं, दिन में जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में तो जो मैयतें थी वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। जो रात को कत्लेआम हुआ उसके नतीजे में जो लाशें लाई गई हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स वालों की रिपोर्ट्स ये हैं, जो वहाँ जो जानने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको एंट्री नहीं करने दी गई, उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, सीधा वो जो लाशें लाई गई और वहाँ से वो लेकर के सीधा मॉर्चरी में और वहाँ से उठा के ले गए। अब वो लाशें गायब कर दी गई और ज़ख्मी कुछ वहाँ मौजूद हैं, बाकी ज़ख्मी भी उठा के ले गए। जो उनके लवाहिकीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, या जो वर्कर्स वहाँ मौजूद थे वो उठा लिए गए। अब ज़ाहिर है इन हालात में यहाँ इतनी बदतरीन कत्लेआम हुआ हो, लाइटें ऑफ करके, और इसको ऑपरेशन का नाम दिया गया, जबकि आपने देखा कि जिस तरह गाड़ियाँ सारी की सारी तोड़ दी गई जो कि सैकड़ों की तादाद में थी। कहा गया जी 200 नहीं थी, पूरे मीडिया ने दिखाया, बाद में सब्सिक्वेंटली जो डिजिटल मीडिया वालों ने। अच्छा सर देखिए, आपकी बड़ी जबरदस्त पार्टी है, उसके पास लिस्टें तो होनी चाहिए ना कि ये लोग हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं, ये दुनिया से चले गए हैं, ये लिस्ट है जो जख्मी है, और ये लोग गए थे लाशें लेने के लिए, उनको लाशें नहीं दी गई। कोई आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना सर? देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि हमारे पास डेटा तो चलो जो कलेक्ट हो रहा है वो आ जाएगा, कब तक ये छुपेगा? देखें, कुछ लोग उठा करके ये थानों में ले गए, कुछ लोगों को मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर लिया गया, कुछ लोगों को जो शहीद हो गए उनकी लाशें उठा के ले गए। अब जो वर्कर्स हैं या जो जख्मी थे उनको भी उठा के ले गए। अब बात यह है कि वर्कर्स तो हमारे से रब्ता करता है, पता करता है। अब यहाँ का ये कैसे हम पता कर लें कि किस वर्कर को शहीद कर उठा के ले जाना? आज 2024 है, डिजिटल मीडिया का दौर है और आपकी पार्टी पूरी की पूरी डिजिटल मीडिया के ऊपर है, एक्सपर्ट है। आपके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि ये देखें लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है, ये देखें ये जख्मी है, ये देखें ये मर गया है आदमी। सर कोई चीज अभी तक पार्टी ने प्रोवाइड नहीं की। देखें, जो तो रात वाक़े से पहले जो कंफर्म 8 अफराद थे, आज जिनकी मैयतें जिनकी कुछ की हवाले भी की गई और जिन लोगों की आज जनाजे भी पढ़े गए, वो तो सामने आ गए। जो रात को लोग ले गए, देखें लोग जिंदगी अपनी बचाएं
या क्या करें। अब जिस तरह लाशें उठा करके एजेंसीज के लोग या पुलिस के लोग या रेंजर्स के लोग उठा कर उनको ले जाएंगे, या जो वहां लाशें पड़ी थी उनको लोग ला करके गायब कर दिया गया, या जो लोग जख्मी थे उनको उठा करके ले गए। और इस वक्त भी पिम्स में और पॉली क्लिनिक में जख्मी लोग मौजूद हैं और उनकी उसकी तस्दीक भी हुई है और उनकी उन्होंने लिस्ट भी जारी की है। लेकिन बाकी लोगों के साथ जो कुछ मुशाहदतें हुई हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं, उनको गायब कर दिया गया है। तो मुझे बताएं कि वो आप चांडिल साहब के पास जाने दें, क्योंकि चांडिल साहब की पार्टी जो है ना पाकिस्तान की पहली और वाहिद पार्टी है जिससे सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं, सबसे ज्यादा जख्मियों को आज तक उन्होंने भुगता है और उनकी टेक केयर की है। लिहाजा उनसे पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म हुआ है आज के दौर में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या व्यू है। चांडिल साहब ये फरमाइएगा, ये वाकई हालातें हुई हैं या जख्मी है, पार्टी क्लेम कर रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अब इस वक्त? मैं आपकी मेहरबानी, मैं अपने दोस्त की बात को रद्द नहीं करता, वो बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं और बहुत बड़े कानूनदान भी हैं। मैं उनकी बात को ख़राब नहीं कर रहा, ना उनको कोई झूठ करार दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इस ज़माने में और आप जैसी जमायत के कत्लेआम को छुपा लेना ये मुमकिन नहीं है। आप इतनी बात किसी की नहीं छुपा सकते, हुकूमत की, अफवाज की, इदारों की, इतनी सी बात छुपी हुई, आसमानों की बातें बता रहे हैं आप अपनी मीडिया पर। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है और आपसे छुपा, आपकी बात को, आपके कत्लेआम को छुपा देंगे, मुझे समझ में नहीं आता। चले, मैं सियासी पार्टी के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की भी हिमायत नहीं कर सकता, हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं उसका हिमायती नहीं हो सकता। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो तशद्दुद हुआ है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं चौधरी साहब, ईमानदारी बात, मेरा दिल दुखता है। इतनी हिमायत है खान साहब की, जब भी निकलते हैं लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन कल भी इतने ही लाखों लोग रास्तों पे थे। हमने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा, और जो फायरिंग हुई और कत्ल की कोई बात हुई तो पता नहीं क्या होगा। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और आपकी जमायत बिल्कुल खामोश रही, जैसी उस जमायत में जिंदगी नहीं थी, जैसे पुतलों की, कठपुतलियों की कोई जमायत थी जो इतने बड़े कत्लेआम पर खामोश रही। चले, कत्लेआम रात के बत्तियां बंद करके की और आप दिखा न सके, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन एक बात सियासी पार्टी को जेब नहीं देती। कारकुन भाग जाए समझ में आता है चौधरी साहब, क़यादत भाग जाए ये कैसे समझ में आएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे तो कदाफी स्टेडियम याद है, बेगम नसरत भुट्टो खून में लथपथ थी, खुद खड़ी थी। मुझे तो बेनजीर साहबा याद है, राजा बाजार में आंसू गैस चल रही थी, खुद खड़ी थी। मुझे तो पूरी पार्टी याद है, सब गोलियों में होते थे, सामने भागते नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सांगड़ में कुल्हाड़ी और बंदूकों के हमलों के बीच में थे, भागने नहीं थे। यहाँ कारकुन है, लीडरशिप नहीं है, कहाँ लीडर चले गए। बेगम साहब, मैं तो कल बड़ा डरा हुआ था कि इस जुलूस में, इस क़यादत में बेगम साहब आए, कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन कितनी खामोशी से बेगम साहबा चली गई हैं खान साहब की, समझ से बालातर है। ये बात सियासी पार्टी को जेब नहीं देता। चांडिल साहब, वैसे आपका सवाल बड़ा वैलिड है और शोएब साहब से पूछने दें। शोएब साहब देखिए, गंडापुर साहब तो कफन बांध के आए थे, चौथी मरतबा उन्होंने कहा जी कि इस बार अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरे घर वालों को चाहिए कि मेरा जनाजा पढ़ ले। मोहतरमा ये बार बार कह रही थी कि सारे चले जाएंगे तब भी मैं यहाँ पे रहूंगी, जबकि 9 बजे बुशरा बीबी और साथ गंडापुर साहब गायब हो गए थे वर्कर्स को छोड़ के। 11 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 2 घंटे लीडरलेस रहा आपका जलसा या आपका इज्तिमा। तो जिम्मेदार कौन है, लीडर जिम्मेदार है या लोग जिम्मेदार है? और अगर ये लाशें गिरी हैं तो मेरा ख्याल है पर्चा तो आपके लीडर्स पे होना चाहिए कि उनकी वजह से इतने लोग मारे गए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपके लीडर कहां चले गए थे? गंडापुर साहब कहां चले गए, बुशरा बीबी कहां चलेगी, और बाकी जो लीडर्स थे एक भी लीडर कंटेनर के ऊपर नजर नहीं आया। आपकी इतनी बड़ी क़यादत थी, कहां चली गई थी? ये पूछने की तो बात ये है, ये आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? चौधरी साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं।
मुझे ये बता दें कि कल जिस तरह का ये वाकया हुआ, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स इस बात के लिए तैयार थे। देखें, 3-4 वाकयात होते हैं जो पॉलिटिकल वर्कर के साथ। नंबर 1 ये होता है कि शेलिंग होगी, उसके लिए तैयार थे। नंबर 2 ये होता है कि लाठीचार्ज होगा, उसके लिए भी तैयार थे। नंबर 3 ये होता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो उसके लिए भी तैयार थे। नंबर 4 ये होता है कि उनको जेलों में डाला जाएगा या मिसिंग पर्सन में शामिल कर देंगे। लेकिन सीधी गोलियां मारी गई वहां 26 नंबर चुंगी में भी। सर आपके लीडर तो खड़े होते ना, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार हो जाते। बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाती, गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाते। ये पहले लीडर नहीं थे जो गिरफ्तारी देते हैं इस तरह, इस किस्म के हालात में। वर्कर्स को नहीं छोड़ के जाते लीडर्स। देखिए, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। मैं आपको जरा, मुझे 1 मिनट दे देना। 26 नंबर चुंगी पे डायरेक्ट फायरिंग हुई, 20, 25, 26 बंदे हमारे शदीद जख्मी हुए बुलेट इंजरी से। उसके बाद कल दिन के वाक़े में कई लोगों की शहादतें हुई। एक बंदे को तो नमाज पढ़ते हुए 33 फीट ऊंचा 3 कंटेनर्स की लेयर थी, वहां से नमाज पढ़ते हुए उसको गिरा दिया। इसकी वीडियोस और विजुअल्स मौजूद है, नीचे गिरा, मर गया, शहीद हो गया। देखिए, अगर ये वाकया ठीक है शेख साहब, ये जुल्म है, नहीं होना चाहिए। एक भी वर्कर के साथ ऐसा वाकया हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आदमी ने अगर नमाज पढ़नी है तो कंटेनर के ऊपर चढ़ के पढ़नी है, उसने नीचे नहीं पढ़ सकता था? देखें, पढ़ सकता है नीचे, वो कंटेनर पे खड़ा है। मैं कहता हूं उसने गलत कर लिया, चले मान लेते हैं गलत कर लिया, तो क्या उसको मार देना उसका जुर्म है? उसको नीचे गिरा के मार देना उसका जुर्म है? ये तो जुल्म है ना, ये तो नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि उस वर्कर का नाम तो आपको पता होगा जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पार्टी उसका नाम तो डिक्लेयर करे ना। अब मेरे पास है, उसकी लिस्ट में शामिल है, मैं आपको देता हूं। अच्छा, उससे आगे चले। जो कल बंदों की हमने 8 बंदों की लिस्ट दी है, सुने, 8 बंदों की लिस्ट दी है, उसको कंफर्म किया है पिम्स ने भी, उसको पॉलिक्लिनिक ने भी, और आज आपके साफी गए उसको कंफर्म करके आए हैं। अच्छा, उससे आगे आपने जो बताया, जो मैं आपको वाकया बता रहा हूं, देखें, जब इन्होंने लाइटें सारी चांडी साहब कुछ कह रहे हैं, चांडी साहब भी सुनने दे शेख साहब। 1 मिनट जी, चांडी साहब कुछ कह रहे हैं आप। चौधरी साहब, 1 मिनट में बात खत्म कर दो, फिर आप चौधरी साहब ये मेरी बात सिर्फ 1 मिनट खत्म। ये बातें, जी चांडी साहब, ये बातें नहीं, मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सका, बढ़ाना है। मेरे से सवाल किया था यार, मेरी बात मुकम्मल नहीं थी, आप बीच में बोल पड़े थे, मैं अदब में खामोश हो गया, मैं खामोश हो गया। मुझे तो कहा गया लेकिन जरा मेरी भी सुने, बात मुकम्मल करें। मेरी मुकम्मल नहीं हुई, अब आपको दे दिया। चले आप एक मिनट रुकिएगा, आप चांडी साहब को बात मुकम्मल करने दे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी चांडी साहब। जी ठीक। चांडी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? चांडी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी चांडी साहब फरमाइएगा, आप बात मुकम्मल करें। चांडी साहब, मैं कह रहा हूं ये ठीक है, कत्लेआम हुआ है, मैं मानता हूं हुआ होगा, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा। मैं कत्लेआम की तो मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान का कौन सा सियासी कारकुन है कि किसी सियासी पार्टी के कत्लेआम पर खुश होगा? कोई नहीं खुश होगा। लेकिन बात जो हकीकत है वो तो बताएं। कत्लेआम को छुप सकता है इस्लामाबाद के बीच में सरेआम? और असल बात तो चौधरी जावेद ने आपसे बड़ी अच्छी बात पूछी है। जनाब, आपकी लीडरशिप कहां गई थी? बेगम साहबा कहां चली गई थी? ये शेर मरहमत साहब ये कहां चले गए थे? ये आपके बैरिस्टर साहब कहां चले गए थे? ये बाकी सब कहां थे? आप बात काम की तो नहीं करते हैं, आप बातों को उलझा रहे हैं कि जनाब ये जनाब नहीं है। आपसे जब हम आपके साथ मिलकर हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं तो आपसे पूछने का हक रखते हैं कि इस अंदाज से सियासी कारकुनों की ये रुसवाई है। कयादतें तो गिरफ्तारी देती है, कयादतें थोड़ी भागती हैं। कारकुन भाग जाए तो भाग सकते हैं, आप तो कयादतें भाग गई हैं। कोई समझ में आती है बात? कारकुन भाग जाते चले। शेख साहब, आप जवाब दें। आप देखिए, आपकी सारी क़यादत गायब थी, एक बंदा भी उनमें नहीं था। वहां पे बुशरा बीबी थी, गंडापुर साहब थे, उमर अयूब साहब थे। एक बंदा मुझे बताएं कि उनमें से बाकी लोगों में से गया हो? सब अपने घरों में बैठे हुए थे। देखें, पहली बात तो आपको मैं जवाब दे रहा था, आपने फ्लोर चांदी साहब के हवाले कर दिया। क्या देख आपको अब चांदी साहब को आप खामोश कराएं तो ताकि मैं जरा सुकून से जवाब दे सकूं। देखें, मैंने आपको जो मैं बोलता ही नहीं हूं शेख साहब।
नहीं, आप जरूर बोलें, लेकिन आप अपने टर्न पे बोलेंगे ताकि मैं बात कर सकूं ना। मैं ऐसा नहीं, स्काइप पे हूं, मुझे समझ नहीं आती, नहीं करता हूं, आप बोलें। नहीं, मैं आपका एहतराम करता हूं, सभी का बोलिएगा, इसलिए मैं बात वाजे कर दूं। देखें, गिरफ्तारी से कोई नहीं डरता, ना ही गिरफ्तारी से किसी का डर था। बात यह थी कि हुआ ये कि जब डायरेक्ट फायरिंग की गई, लोगों की लाशें गिर रहे थे, जिंदगी बचाना वर्कर का और लीडरशिप का वो सबसे फर्ज ऐन है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब वो सारे उनकी लोग गिर रहे थे, जो इवन बीबी और उसके कंटेनर को भी आग लगा दी गई, आपको पता है, उनकी पहले जनरेटर खराब किया गया, उसके बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, फिर उनकी गाड़ी में फायरिंग हुई और उसके नतीजे में जो इर्द गिर्द के वर्कर्स थे वो सब इधर उधर हो गए और उसके बाद उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए अलग होना पड़ा। गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी कौन नहीं देता? मैं गिरफ्तार हो चुका हूं, मेरे दफ्तर में आए खुशी खुशी, हम सबने गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी का हर किसी को कोई इश्यू नहीं होता। अगर डायरेक्ट फायरिंग आपके ऊपर हो रही हो, आपको एक और सवाल है कि जिस गाड़ी पे फायरिंग हुई है, मेहरबानी करके वो पिक्चर तो अपलोड कर दें। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तस्वीर भी लॉन्च नहीं की। और दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब 9 बजे निकले थे, ऑपरेशन 11 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। सर नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस जगह पे थे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर F8 तक, वो पहले उनको डी चौक से वहां से पीछे किया गया, वहां से फायरिंग हुई, फिर उससे पीछे हुई, फिर आखिरी जो स्टेज थी वो F8 में थी। वहां जब डायरेक्ट फायरिंग हुई और लोग गिर रहे थे और लोग जो इर्द गिर्द के लोग थे सब साइड पे हो गए और उसके बाद उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए साइड पे होना पड़ा। लेकिन ये कहना कि वो जिंदगी अपनी क्यों नहीं बचाई, उन्होंने मरने को क्यों नहीं तरजीह दी, ये बात गलत होगी। एक बात आपको बता दूं, जो ये सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह की रियासती दहशतगर्दी हुई, जिस तरह की कल गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरह की लाइटें ऑफ करके जुल्म और तशद्दुद, देखिए हम पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और साथ मीडिया पर्संस भी हैं। सर 2007 में बेनजीर भुट्टो आई थी कराची के अंदर, वहां पे बम ब्लास्ट हुए थे, वर्कर्स ने अगर कुर्बानी दी थी तो उस कुर्बानी को आप याद करें। वहां से ना बीबी भागी, फिर कलसूम नवाज साहबा को क्रेन के जरिए उठा के रखा, वो वहीं खड़ी रही, वर्कर्स भी खड़े रहे। ये इस तरह क्या ये फरमाइए कि चंडी साहब, बहरहाल इस पे एक कमीशन बनना चाहिए जो बाकायदा रिसर्च करके तहकीक करके बताए कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग मिसिंग है या नहीं। हम तो इसका मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन ये दुरुस्त है कर रहे हैं, लेकिन बात ये है चौधरी साहब, बात ये है चंडी साहब को बोले थे कमीशन की बात अच्छी, कमीशन की बात ठीक है चौधरी साहब, लेकिन बात ये है लीडर भागते हैं क्या? लीडर तो जान दे देते हैं अपने वकार बढ़ाने का, अवाम में एतमाद बढ़ाने को अपनी जान देते थे। यार लीडर पहले चले गए, कारकुन बाद में जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करे ना, आप लोगों के बच्चों को मारने की मरने और यार अभी आप यार शेख साहब हमारी बात तो, शेख साहब बात तो सुने, शेख साहब जरा बात तो सुने। आप भी साहिब औलाद हैं, बच्चों को भेज रहे हो, खुद भाग रहे हो, भाई ठहर तो जाओ। बेनजीर का और भुट्टो का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। खान साहब ने भी कहा था भुट्टो के लिए, आप भी कहते रहे, आपकी बेगम साहबा जो आई हैं वो भी कह रही हैं, एक्शन कर रही हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं जावेद चौधरी साहब, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। भुट्टो होना, बेनजीर होना बहुत मुश्किल है, हर किसी के मुकद्दर की बात नहीं है। इतना बड़ा जिगर चाहिए भुट्टो होने के लिए और बीबी होने के लिए। राजा बाजार में जिस अंदाज से बीबी गई, गोलियां चल रही थी, आंसू गैस चल रहा था, ये क्या लीडरशिप भाग गई? ये वैसे शेख साहब तो क्यादत जो होती है उससे अपने आप को साबित करना होता है। बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई तो उनको पहले DJISI ने जाके बताया था कि हमें खतरा है कि कहीं आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, आप रावलपिंडी ना जाएं। इसके बावजूद बेनजीर वहां पे गई और वहां पे शहीद हुई। लीडरशिप वैसे सर इसको कहते हैं, आपको सीखना चाहिए दूसरी पार्टी से। चौधरी साहब एक तो मसला ये है कि या आप मेरे से सवाल करें या चौधरी साहब से करें, मैं बंद कर रहा हूं। मैं ये अच्छा नहीं लगता कि एक सवाल हुआ, वही आपका सवाल है, वो उनका है। मैं को कैसेट सुनने के लिए तो मेरा भाई मेरे नहीं बैठा हुआ ना, मुझे सवाल का फिर जवाब भी तो देने दें।
मुझे जवाब ही अगर आपने मेरा नहीं सुनना तो फिर मैं उठ जाता हूं, फिर जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि लीडर हमारा इमरान खान है, जिसको गोलियां लगी उसने मुस्कुराते हुए सामने आया, वो उसके बावजूद जख्मी हालत में आया और उसके बाद भी मुजाहरे किए, प्रोग्रामों में गया, उसकी जिंदगी को खतरा था, उसने एक से ज्यादा मरतबा उसके ऊपर अटैक हुए। आज भी वो जेल में बैठा है और वो इन सबको सबके साथ जेल में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को इनकलाब लेकर आया। आज वो लीडर है जिसके ऊपर लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। हम वर्कर्स हैं। अली अमीन गंडापुर कोई लीडर नहीं है, वर्कर है, हमारी तरह हमारा भाई है। उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो चीफ मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां के सूबे का एक प्रेसिडेंट है। वो लीडर एक होता है, ठीक है। थे इनके मोहतरमा थी या जुल्फकार भुट्टो थे, हमें ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। गंडापुर साहब की ये जिम्मेदारी भी थी कि जिनको वो साथ लेके आए हैं उनको बाहिफाजत वापस लेके जाएं, उनको मैदान में छोड़ के चले जाना ये कोई ना मर्दानगी है ना ये लीडरशिप है। देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने जितनी अपने लीडर की खातिर, एक काज की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर इस मुल्क में एक जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने के लिए जाने कुर्बान किए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पीटीआई को जितना ये चानी साहब से आखिरी सवाल करने दें। चानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये पार्टी का अगला लाहेअमल क्या हो सकता है और क्या ये रेजिस्ट करेंगे और कोई इखलाकी जवाब रह गया पार्टी के पास? मेरे ख्याल में इनके पास फाइनल जो ये फाइनल कहते हैं ना, फाइनल का तो जवाब खत्म हो गया। ये अभी ये फाइनल तो काल नहीं दे सकते, फाइनल काल का जवाब हो खत्म हो गया। फाइनल तो दे दिया, एक अरसे से कई दिनों से तैयारी भी कर रहे थे। और ये शेख साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी तौहीन नहीं करता, ये भी कोई बात है बच्चों वाली कि लाठियां चली आंसू के। पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासत आप करते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, आपको तवक्को नहीं है कि लाठीचार्ज हो सकती है, गोलियां चल सकती है, आंसू गैस चल सकता है, लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हम तो सब इसके लिए तैयार होते हैं, आप क्यों नहीं तैयार हुए? हमें तो पता ही नहीं था, तो फिर आप सियासत ना करें, कोई दूसरा काम करें, सबको वकालत करवाएं, अमन और सुकून के साथ नौकरी करें। ऐसा नहीं होता जैसा आप शेख साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासत में ये सारे मामला, ये सारे मरहले आएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, बात खत्म कर रहा हूं, फिर कहता हूं, कारकुन भाग जाते तो कोई बात नहीं है, लीडरशिप को भागना नहीं था। लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती, क्या करते? चानी साहब की बात दुरुस्त है, आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा पार्टी को, और जो पुरानी पार्टीज हैं जो तहरीकें चलाती रही हैं उनसे कोई ना कोई आपको सबक सीखना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप और आप को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।